महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में हुई। ऐतिहासिक पुस्तकें ये कहती है कि 1492 में भारत की खोज करने के लिए कोलंबस निकला और वो अपने मार्ग से भटककर पहुंच गया कहाँ? उत्तरी अमेरिका। ठीक है। और उत्तरी अमेरिका पहुंचा तो पहले वो पहुंचा उत्तरी अमेरिका के पूर्व में और कहा जाता है उन्हें पश्चिमी द्वीप होता हुआ अमेरिका पहुंचा और खोज हुई अमेरिका की 1492 में। इसका नाम एक अमेरिकी यात्री था अमेरिगो वेस्पुसी। इस व्यक्ति के नाम पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम जो है वो अमेरिका महाद्वीप पड़ा। क्लियर हो गया? अब इसका डिवाइडेशन करेंगे कि किस किस तरह से बटा हुआ है। आओ जरा देखें। ये मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को डिवाइड में बनाया है। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाला जो हिस्सा है समुद्र का, इस तरफ आप ये ग्रीनलैंड, ये वेफिन आइलैंड, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया और इसके ठीक नीचे ये पनामा नहर, और पनामा नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है। ये मैंने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा दिखा दिया आपको नीचे। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? वेरी गुड। इसके जस्ट पीछे प्रशांत, और प्रशांत के पीछे ये आपका ये रसिया का या आप कह सकते हो एशिया का। और कल हमने पढ़ा था ये होगी आपकी बेरिंग जल संधि। आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है? ठीक है। ये आपकी बेरिंग जल संधि होगी। बोलो समझे क्या? चलो बच्चों, प्रशांत के चारों तरफ वो एरिया भी आ गया आपका इसके साथ साथ। अब ये मैंने लाइन डॉट डॉट दिखा रखी है, ये वो क्षेत्र है जो आंतरिक समुद्री ज्वालामुखियों से घिरा हुआ है। रिंग्स ऑफ फायर का एक हिस्सा हो गया। ठीक है। और ये आपका पूरा इसके ऊपर का हिस्सा जो है ग्रीनलैंड और आर्कटिक से पटा हुआ हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसके आप 3 महत्वपूर्ण हिस्से कर लो। इसके बारे में ये कहा जाता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच से 100 डिग्री देशांतर रेखा मध्य से, इसको कहते हैं 100 डिग्री देशांतर रेखा, अमेरिका महाद्वीप को लगभग बीच से काटती हुई निकलती है। आजा भाई आजा, जल्दी बैठ बस। 100 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसको बीचों बीच से काटती हुई निकलती है। क्लियर हो गया? अब इसके 3 मुख्य हिस्से की बात करते हैं। पहला ये वाला जो मैंने काट रखा ना यहां से यहां तक का, ये अलास्का है। ठीक है, 46वां प्रांत है इसका अमेरिका का। ठीक है, ये अलास्का, यहां से यहां तक ये ऊपर का हिस्सा कनाडा, इससे ये यहां तक अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंप्लीट नाम, और नीचे मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका के 4 महत्वपूर्ण हिस्से। उसके अलावा इस पूर्वी भाग में पश्चिमी द्वीप कहा जाता है, उनके बारे में अलग से बात करेंगे। यहाँ द्वीप है जो इसके पूर्वी भाग में, लेकिन उनको बोला जाता है पश्चिमी द्वीप। उनको अभी आप डिस्कस से बाहर कर लो। ठीक है, फिर मैं अब करता हूँ। ये अलास्का है, ये पहले रूस के अधिकार क्षेत्र में था। रूस ने इसे अमेरिका को दे दिया और यहाँ एक बड़ा तेल भंडार है, जिस तेल भंडार को लेकर अलास्का अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आ गया और ये है आपका कनाडा। इन दोनों के बीच में विवादित क्षेत्र हो गया। ये पूरा का पूरा देखो, ये जो मैंने एक लाइन यहाँ खींच रखी है, ये आर्कटिक वृत्त है, समझ रहे? और आर्कटिक वृत्त है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो अलास्का पूरा का पूरा फ्रीज है, जमा हुआ है। तो रूस ने समझा कि हमारे किसी काम का तो है नहीं, तुम्हें एक समुद्री रेखा भी काट रही है। लगातार अमेरिका इस पर दावा ठोक रहा था कि ये रूस का पार्ट ही नहीं, तो रूस उस पर अधिकार कैसे करेगा? तो इसे रूस ने दे दिया अमेरिका को। तो ये अलास्का जो है अमेरिका का 49वां स्टेट है बच्चों, 49वां राज्य है अमेरिका का। एग्री? हाँ जी। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कनाडा, और ये आपका हो गया अमेरिका, और नीचे हो गया आपका मैक्सिको।
कोई कन्फ्यूजन नहीं, चलते हैं। अब अलास्का में आपने एक माउंट कटमाई, इस क्षेत्र में एक ज्वालामुखी पर्वत है। इस क्षेत्र में अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत विद्यमान है, माउंट मैंकिले। माउंट मैंकिले नाम सुन लो, यहां लिख देता हूं, यहां लिखूं, आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है। माउंट मैकिनले कैसा है बच्चों? ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये मैंने एरो खींच दिया, यहां का निशान यहां लिखिए, बात बस समझ लेना। ये पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर आप इसकी ऊंचाई भी जानना चाहेंगे तो 6194 मीटर का है। समझ रहे मेरी बात को? अब होगा क्या, अलास्का के क्षेत्र में मैंने कहा था बहुत सारे ज्वालामुखी है, तो ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। एग्री? अब इस पूरे क्षेत्र में बर्फ जमी हुई है और नीचे से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा। ज्वालामुखी का उद्गार कितनी मोटी परत को काट सकता है? फाइनली ये इस पर माउंट मैकिनले की जो लावा है वो परत को काटेगा और ऊपर से बर्फ पड़ रही फ्रीज करने के लिए, तो उसकी पूरी तरह से ज्वाला और उसका मैग्मा ऊपर परत तक नहीं आ पाता। उस मैग्मा को बहुत तेजी के साथ इस क्षेत्र पर पड़ने वाली बर्फ या मेल्ट होने वाली बर्फ जो है बुझाने का काम करती है और इस क्षेत्र पर धुआर फैल जाते हैं, जिन्हें मैक्सिको अथवा माउंट मैकिनले अथवा माउंट कटमाई के क्या कहते हैं? धुआर कहते हैं। आते कहां से है? माउंट मैक्सिको पर्वत से आते हैं। फैक्ट उनके पीछे का कारण आपको समझ में आ गया? बोलो, कोई कंफ्यूजन है? ये पूरी की पूरी ब्रुक्स रेंज है, इसी से मिला हुआ मैंने कहा था आपको तेल का भंडार है, जिस पर दोनों देश एक दूसरे पर अपना अधिकार होने का दावा कर रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये मैकेंजी नदी है, यहां से इस तरफ बह रही है। ठीक है, इस हिस्से को छोड़ दो फिलहाल, ये रॉकी पर्वत श्रेणी है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये ग्रेट बैरियर लेक है, इसके जस्ट नीचे ग्रेट स्लेव, इसके नीचे अथावास्का और इसके नीचे विनीपेग। ध्यान रखो ये चारों के चारों कनाडा का हिस्सा है। ग्रेट बैरियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, विनीपेग। क्लियर हो गया? ये एक लाइन मैंने खींच रखी है, ये 49वीं समानांतर रेखा है जो कनाडा और अमेरिका को अलग करती है। गैर विवादित है, इन दोनों देशों के बीच में कहीं भी किसी भी अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद नहीं है। जैसे ही 49वीं समांतर रेखा यहां से आगे बढ़ेगी तो यहां 5 झीलें हैं। जो सबसे पहले है सुपीरियर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। उसके ठीक अगली होती है मिशिगन, उसके ऊपर है हुयर, उसके ऊपर इरी और उसके ऊपर है कुटेरियो। ये 5 महत्वपूर्ण झीलें हैं। जब ये लाइन 49वीं समांतर रेखा गुजरी तो देखा गया कि सारी की सारी झीलें जो है दक्षिण क्षेत्र में पड़ गई और ये इनके दोहन का अधिकार अमेरिका का हो जाता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि अगर कोई झील किन्हीं 2 देशों की सीमाओं पे पड़ेगी तो उसका दोहन दोनों देश करेंगे। तो जैसे ही यहाँ हम पहुँचे तो 49वीं समांतर रेखा से नीचे जाएगी दोनों देशों की सीमा रेखा और इन झीलों के मध्य से होकर गुजरेगी। इसमें भी अगर आप मिशिगन को छोड़ दें, क्योंकि मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में है, ये उन दोनों देशों की सीमा को विवादित नहीं करती। उसके अलावा ये 4 जो है इनसे होकर 49वीं समांतर रेखा गुजर रही है, जो उन दोनों देशों के विवाद को कम करने के लिए थोड़ा अपने आधार से झुकेगी। ठीक है, विशेषता सुनो, इन 5 झीलों की एक और विशेषता है। जो पानी सुपीरियर झील से निकलता है वो पहले मिशिगन में जाता है, फिर मिशिगन से होरियर में, होरियर से इरी में और इरी से कुटेरी में। एक एक्सेप्टेड सवाल ये बनता है कि इन 5 झीलों में सबसे अच्छे और मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। और सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? इन 5 में अगर मैं कहूँ कि सबसे खारे, तो यहाँ एक झील है, झील उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, वो सबसे खारे पानी की झील है पूरे उत्तरी अमेरिका की। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, अगर इन 5 की बात करी जाए तो कुटेरियो में सबका पानी आते आते कैसा हो जा? खारा हो जा। तो कुटेरियो इन 5 में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछे जाए कि देखो
ये 90 डिग्री अक्षांश की तरफ से यानी मानो आर्कटिक रेखा की तरफ से नीचे की ओर आ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी झील सर्दियों के सीजन में जमेगी, तो सबसे पहले आपकी पड़ती है सुपीरियर झील, तो सबसे पहले ये जमेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य उदय सबसे पहले किस झील में होता है, तो ये कौन सा हिस्सा है, पूर्व, और ये पश्चिम, तो कुटेरियो में सबसे पहले सूरज दिखाई देगा और सबसे बाद में छिपेगा सुपीरियर झील में। ये 3, 4, 5 सवाल है जो लोअर पीसीएस में पूछे गए थे, तो मैंने सोचा साथ साथ डिस्कस कर लूँ इन्हें भी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब वापस चलते हैं ऊपर। ये हडसन की खाड़ी है, ध्यान रखना। ये हडसन, अगर आपसे पूछा जाए हडसन लोहाक, ये हडसन की खाड़ी पड़ती है कहाँ, किस क्षेत्र में है, कनाडा में। अगर आपसे पूछा जाए हडसन लोहाक, तो ये पड़ता है अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में। दोनों में अंतर है। हडसन लोहाक एक बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है जो व्यापार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, और हडसन की खाड़ी मैंने बताया था समुद्र तल से गहरा स्तर है जो समुद्री जल से भरा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी है, जिस क्षेत्र में ज़्यादा सीमाएं किसकी आ जाएगी, स्थल की। समुद्र का वो क्षेत्र जो 3 ओर से किससे घिर जाएगा, स्थल से, वो खाड़ी बन जाएगा। जैसे हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ऐसे ही ये हडसन की खाड़ी है। इसके तीनों ओर जो है आपका कनाडा है, इस कारण से ये हडसन की खाड़ी बन गई। ये जो हिस्सा है बेफिन आइलैंड, ये कभी कनाडा अथवा उत्तरी अमेरिका का हिस्सा रहा करता था, लेकिन प्लेटलेट्स थ्योरी के प्रभाव के कारण ये टूटकर अलग हो गया, और ये ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा था, ये टूटकर इस तरफ आ गया। प्लेटलेट्स थ्योरी में इसके बारे में हम खूब पढ़ चुके हैं, तो इस पर डिस्कस ना करूँ तो अच्छा है। बोलो, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता तक। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये ऐसा क्या फैक्ट है कि देखो ये और ये सब जितनी यहाँ झीलें हैं, सारी झीलें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक क्रम में है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर बना रखी हो। नेचर के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये सारी झीलें एक सीक्वेंस में हुई? तो धरती पर 2 बार मुख्य रूप से हिमयुग आया। एक बार हिमयुग तब आया जब आपका पेंथालासा और पेंजिया था। जो पेंजिया था वो उस समय पूरे उत्तर में था, और उस समय पूरी पृथ्वी फ्रीज हुई थी। और एक बार तब आया हिमयुग जब ये सारे के सारे महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गए। और जब इस क्षेत्र पर हिमयुग आया तो ये हिस्सा आप ध्यान से देखो, ये किस ओर है, उत्तर में है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा फ्रीज होगा, बर्फ जम गई और बर्फ का दबाव बढ़ा, और जो स्थल अन्य स्थल की तुलना में नरम थे वो बर्फ के दबाव से दब गए। ये सारे हिस्से दबाव में दब गए। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में प्रेशर कम था वो हिस्से में दबाव बन गया। जैसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा तो ये हिस्से मेल्ट हो गए, वो बर्फ मेल्ट होगी और इन क्षेत्रों में खड्डे रह गए। उन्हीं खड्डों में बारिश का पानी भरा और उन्होंने रूप ले लिया झीलों का। एग्री हो? कोई कन्फ्यूजन नहीं आता समझने में? तो यही कारण है कि एक सीक्वेंस में झीलें हमारी बनी हुई हैं, और इन 5 झीलों की महत्वपूर्ण भूमिका है इन दोनों देशों के बीच में सीमा निर्धारण के काम में। ठीक है, हमने डिस्कस करा था, बात करी थी, संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन सी? एंडीज। और उसके बाद दूसरी पर्वत श्रेणी आपकी आती है रॉकी। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो अलास्का से स्टार्ट होके अमेरिका होती हुई और मैक्सिको तक जा रही है। ध्यान रखना, इसके 4 हिस्से किए गए हैं, 4 महत्वपूर्ण पार्टों में बांटा गया है। एक मजेदार बात यह होगी कि ये मिड लेक है, और ये मिड लेक इन सभी झीलों की तुलना में सबसे प्राचीन लेक मानी जाती है। और इस मिड लेक से एक नदी निकली है कोलोरेडो, जो मिड लेक से प्रशांत महासागर में गिर रही दक्षिण की ओर। और ध्यान से देखो, इसी के पास से, इसी के नीचे से कह सकते हैं आप, होता हुआ निकल रहा है आपका कौन? रॉकी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई नदी किसी पर्वत को पार करके फिर वापस आ जाए। पॉसिबल है ऐसा? ऐसा तो हो सकता है कि नदी पर्वत के ऊपर से नीचे की ओर बह रही हो, लेकिन नदी पर्वत के ऊपर से हो। तो इसमें एक मजेदार किस्सा यह है कि यह नदी इस पर्वत को काट रही है, और उन तथ्यों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि नदी पुरानी है, पर्वत नया। ये नदी और ये झील दोनों इस रॉकी पर्वत की तुलना में नए हैं। रॉकी पर्वत बाद में उभरा तो जल उस हिस्से में कटाव करता रहा, और उतने हिस्से को काट के जल बहता रहेगा। रॉकी इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, और बेस में भी रॉकी है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक रॉकी पर्वत है, और ये नदी इन दोनों को काट कर निकल रही है।
बोलो, ये आपकी है ग्रेट फॉल। इस हिस्से पर आपका ग्रेट फॉल है और ग्रेट फॉल से एक नदी निकली है मिसौरी नदी। ग्रेट फॉल से निकली है मिसौरी नदी। कोई दिक्कत यहाँ किसी को? और ये आपकी मैंने कौन सी बताई थी, सुपीरियर झील, यहाँ से निकली है मिसिसिपी नदी और ये दोनों इस हिस्से पर आकर संयुक्त हो गई। ठीक है, इस तरफ से निकली है टेनिस नदी। टेनिस नदी को उत्तरी अमेरिका में इस दृष्टि से देखा गया जैसी भारत में कौन सी नदी है जो शोक मानी जाती है बिहार का? कोसी नदी, वेरी गुड। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियाँ ऐसी थी भारत में कि बारिश के सीजन में ये नदियाँ भयंकर प्रलय ला रही थी। तो हमने टेनिस नदी पर, यही स्थिति अमेरिका में थी, टेनिस नदी यहाँ निरंतर वर्षा के सीजन में भयंकर प्रलय ला रही थी। तो अमेरिका में ये किया गया कि इस नदी पर बांध बना दिए गए और उन बांधों द्वारा इस नदी के अति प्रवाह को धीमा किया गया और ये नदी जुड़ जाती है आकर मिसिसिपी और आपका मिसौरी नदी के आते हुए संयुक्त जलवाह प्रवाह से। वही हमने किया है। हमने क्या किया, ब्रह्मपुत्र और कोसी पर डैम बनाकर उसके पानी को संयुक्त कर लिया गया। हमने जिसकी कॉपी की है वो टेनिस प्रोजेक्ट था, टेनिस प्रोजेक्ट को ही कॉपी करके हमने ऐसा बनाया है। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों चारों नदियों का जो संयुक्त प्रवाह है, इस तरफ से भी एक नदी आएगी और ये जाकर गिर रहा है मैक्सिको की खाड़ी में। ये आपकी हो गई मैक्सिको की खाड़ी। इससे ऊपर हमने अरसन खाड़ी पड़ी है और ये मैक्सिको की खाड़ी है। क्लियर? यहाँ से ये रेखा मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका को अलग, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अलग कर रही है और ये हिस्सा आपका मैक्सिको हो गया। मैक्सिको के क्षेत्र में पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को डिवाइड कर रही है। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे समझाओ। बोलो भाई, सब समझ में आ रहा है? देखो, ये आपका रॉकी पर्वत और ये जो हिस्सा रॉकी पर्वत से मिला हुआ है, ये है डेथ घाटी, मृत घाटी कहते हैं जिसको। इसकी तुलना में ये हिस्सा ऊपर और ये इसकी तुलना में गहरा है। ठीक है, मैंने बताया था ग्रेट फॉल से एक नदी निकली हुई है, उसका नाम ग्रेट फॉल से ना कह के कहो आप, इसके पास से कहो, किसके? रॉकी पर्वत के, और उसका नाम है स्नेक। ठीक है, वो कहाँ जा रही है? प्रशांत महासागर में जा रही है। बोलो बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। तो मान के चलता हूँ कि मैप हमने ठीक डिस्कस कर लिया। ठीक, और क्या एक्सेप्टेड क्वेश्चन है? एक्सेप्टेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि इन खासकर तीन किसके? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, इन तीन के उत्पादन की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहले कनाडा की ओर चलते हैं। कनाडा पूरी दुनिया में यूरेनियम का दूसरे नंबर का उत्पादक है। पहले नंबर पे कौन है? कजाकिस्तान ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन और निर्यात करता है। ठीक है, एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस करी थी कि देश के आधार पर। ठीक है, उसके अलावा कागज, शीशा और जस्ता, इनको उत्पादित करने में भी कनाडा का नंबर 1 स्थान है। एक समय था जब चीन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कागज उत्पादित कर रहा था। वर्तमान स्थिति में कनाडा पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है कागज उत्पादन में। शीशा और जस्ता ये दोनों एक साथ निकलते हैं ज़मीन से, इस कारण से इन दोनों को जुड़वा तत्व भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, निम्न में से जुड़वा तत्व कौन से हैं? शीशा और जस्ता, जिन्हें उत्पादित करने में भी कनाडा का स्थान जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, उसके अलावा जो है कनाडा में वुड बुफेलो नेशनल पार्क है। वुड बुफेलो नेशनल पार्क ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये भी हाल फिलहाल किसी परीक्षा में सवाल आया था। उसके अलावा ओंटेरियो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वर्ण खान है, ये भी कनाडा के पास है। याद रहेगा, 4 से 5 बातें हमने करी कनाडा के बारे में। कागज उत्पादन में सोने की बड़ी खान ओंटेरियो, उसके पास वुल्फ नेशनल पार्क है,
उसके पास सीसा और जस्ते की बड़ी खानें हैं और सीसा और जस्ता बड़ी मात्रा में वो ज़मीन से निकाल कर बेच रहा है। इन 3-4 चीज़ों में कनाडा को जाना जाता है। यूरेनियम में वो नंबर 2 दूसरे स्थान पर है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसी के साथ मिला हुआ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में एक बार चलते चलते सरसरी नज़र लगा ले आपको बता दें कि जब अमेरिका की खोज हुई थी तो यहाँ से यहाँ पहुँचने वाले लोग ही पहुँचे थे, यानी इसी क्षेत्र में पहुँचे थे। इस कारण से ये हिस्सा अमेरिका का सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में ये वाला इतना हिस्सा एक पर्वत श्रृंखला से अटा हुआ है। ठीक है, इसका नाम है अपलेशियन पर्वत। ध्यान दो। नमस्ते भाई, बैठ जाओ। हाँ आप लेट हो। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इतना हिस्सा अमेरिका और कनाडा के दोनों क्षेत्र में एक पर्वत श्रेणी आ रही और इस पर्वत श्रेणी का नाम है अपलेशियन पर्वत श्रेणी। इस ठीक अपलेशियन पर्वत श्रेणी के नीचे मैंने बताया था हडसन लोहाक है। उसके ठीक नीचे ये बोस्टन सिटी है, सुना होगा अमेरिका में नाम आपने, बोस्टन सिटी। बोस्टन सिटी में प्रमुख बंदरगाह है अमेरिका का। उसके ठीक नीचे आप जाएंगे तो न्यूयॉर्क फेमस है, उसके ठीक नीचे वाशिंगटन डीसी और उसके ठीक नीचे मैरीलैंड है। ये 4 अमेरिकी फेमस सिटी है जो बिल्कुल आप देख रहे हैं अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में बसे हुए हैं। कारण यह है कि जब इसकी खोज हुई तो विकास और सारा व्यापार इसी क्षेत्र में प्रभावी रहा। इस कारण से ये क्षेत्र अति विकसित क्षेत्र हो गया उत्तरी अमेरिका का और यहाँ अमेरिका के 4 महत्वपूर्ण प्रांत बस रहे। इनके विषय में ज़्यादा के बारे में जानते होंगे, बस मैरीलैंड नहीं पता होगा आपको। मैरीलैंड जो है अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण का केंद्र है। जैसे हम अपने श्रीहरिकोटा से सारे के सारे मोस्टली श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं, ऐसे ही अमेरिका मैरीलैंड से लॉन्च करता है। तो ये 4-5 जो है अमेरिका के विषय में फेमस है। ये आपका फ्लोरिडा हो गया। ये जो इतना ये चोंच जो बाहर निकली हुई है ना स्नेक, ये इसे मिटा देता हूँ। अगर थोड़ा सा इसको बनाया जाए तो ये जो चोंची है ना ये फ्लोरिडा है। ठीक है, अब अमेरिका के उत्पादन के विषय में बात करी जाए तो अमेरिका पूरी दुनिया में मक्का और सोयाबीन 2 ऐसी खाद्य सामग्री है जिनके उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से उसके हथियार व्यापार पर निर्भर करती है। अमेरिका पूरी दुनिया में हथियार के व्यापार में नंबर 1 है। आयुध सामग्री को पूरी दुनिया में बेचने वाला नंबर 1 कंट्री है। ठीक है बच्चों, हमने बात कर ली मक्का की। उसके अलावा उसके पास तांबे की एक बड़ी खान है जिसे कहते हैं बूटे की खान। अमेरिका के पास तांबे की बड़ी खान है, उसका नाम है बूटे की खान। आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछ सकता है कि बूटे की खान कहाँ है, तो वो है अमेरिका में। और अमेरिका के पूर्वी प्रांत पर चलने वाली ठंडी जलधाराओं को किस नाम से जाना जाता है, ये भी सवाल आ जाता है। अमेरिका के इस पूर्वी प्रांत पर चलने वाली ठंडी जलधाराओं को लैब्राडोर कहा जाता है। लैब्राडोर जलधाराएं। आपको बताया जाएगा कि ठंडी जलधाराएं कौन सी होती है, इसके विषय में डिस्कस करेंगे फिर कभी। फिलहाल ये जान लो कि आपसे सवाल पूछ लेगा कि अमेरिका के पूर्वी प्रांत में चलने वाली समुद्री जलधारा जो व्यवहारिक दृष्टि से ठंडी है उन्हें जाना जाता है लैब्राडोर के नाम से। ठीक है बच्चों, उसके बाद नीचे बढ़ते हैं तो मैक्सिको अगर पूरी दुनिया में उत्पादन की दृष्टि से जाना जाएगा तो वो जाना जाएगा चांदी के। मैक्सिको चांदी का नंबर 1 उत्पादक है पूरी दुनिया में। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी प्रजाति निवास करती है, तो रेड इंडियन, इन्यूट और एक वो प्रजाति है जो ठंडे प्रांत में रहती है, उन्हें क्या बोलते हैं, एस्किमो। ठीक है, तो अमेरिका में अगर आप जानना चाहें तो रेड इंडियन यहाँ रहते हैं मोस्टली। रेड इंडियन कहाँ बोला मैंने, देखना जरा कौन है ये, मैक्सिको। थोड़े से रेड इंडियन अमेरिका में भी रहते हैं। इन्यूट इस क्षेत्र में रहते हैं, सॉरी इन्यूट तो इस क्षेत्र में रहते हैं जो ठंडा प्रांत है ना अलास्का, इसमें कौन से रहेंगे, एस्किमो। एस्किमो के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो जान लेना, एस्किमो
एस्किमो जो प्रजाति के या जो लोग हैं वो ठंडे प्रांत में रहते हैं, विशेष घरों में रहते हैं। ऐसे घर जो जिनसे ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी, केवल अंदर, उन घरों को इग्लू कहते हैं। वो विशेष जीवन शैली का यापन करते हैं। उस जीवन शैली के आधार पर वो बर्फ से में विद्यमान पानी से निकलने वाले जीवों का भक्षण उन्हें खाकर जीवन यापन करते हैं। कुत्तों और खाल और हड्डियों से बनी हुई गाड़ियों पर अपना ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बर्फीले क्षेत्र में आपकी ये गाड़ियाँ जिन पर आप घूम रहे हैं यहाँ स्थल पर, ये काम नहीं कर पाएगी। तो उनकी अलग जीवन शैली है जिन्हें एस्किमो कहा जाए। ये भी इस एस्किमो, इन्यूट, रेड इंडियन और एक ये क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में रहने वाली प्रजाति को किसी और नाम से जाना जाता है। जब इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे। इस क्षेत्र में आपको बता दूं कि कौन विद्वान है इस क्षेत्र में। अमेरिका महाद्वीप के जमैका, वेस्ट इंडीज जैसे कंट्री विद्वान हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे द्वीप है, छोटे द्वीप, ठीक है। इनके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो तब बात करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से सारी बातें कर ली। अगर आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा कनाडा से, ये कनाडा के पास विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है, ठीक है। याद रखने का तरीका याद रखना, कनाडा के पास विश्व की सबसे लंबी तटरेखा कितनी लंबी? 20-20-80, ठीक है। 2,02,080 किलोमीटर लंबी तटरेखा है कनाडा के पास। ये आओ शुरू करें। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, मैंने जब आपको वर्ल्ड मैप बताया तब मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये पनामा जल संधि अथवा पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं। देखो ये मैप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, और ये जो आपको ज्वाइंट दिखा रहा है ये पनामा नहर का है। समझ में आ रहा है? पनामा नहर का जो उत्तर वाला सिरा है इसको कोलोन बोलते हैं, और जो दक्षिण वाला सिरा है इसको बार गोवा बोलते हैं। ये कोलोन और ये बार गोवा, और इसी के पास ये है पनामा खाड़ी। दिखाई दे रहा है? कोई कन्फ्यूजन नहीं। इससे इस तरफ चलते हैं, ये देखो ये ऊपर ये पनामा खाड़ी, इसके जस्ट ऊपर ये है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको गल्फ। दिखाई दे रहा है? कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए, ये अर्जेंटीना, ये पेरू, ये बीच में आपका चिली है, यहाँ तक फैला हुआ है विश्व का सबसे लंबे पर्वतमाला। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। कल हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ा। उत्तरी अमेरिका में आपने देखा होगा पश्चिम, ये पूर्व, ये पश्चिम, पश्चिमी क्षेत्र पर एक पर्वतमाला थी, वो थी रॉकी पर्वतमाला, और इस सिरे पर है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी, लगभग 7200 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है, सबसे लंबी है विश्व में। अगर आप चाहो तो लिख लेना, एंडीज जो पर्वतमाला है विश्व की सबसे लंबी है। इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर, और इसी पर इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा माउंट एकांकागुआ, इसी पर्वतमाला पर, इसी महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। इसी महाद्वीप नहीं, पर्वत पर, ठीक है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एकांकागुआ है, और इसकी हाइट है 6960 मीटर। 6960 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। अब इस तरफ से ना बढ़ के उस तरफ चलेंगे हम, थोड़ा सा चढ़ेंगे तो ये देखो, ये आपको ये दिखाई रही है यहाँ से, ये एक नदी है जिसका नाम है मैकडलना। मैकडलना नदी है, और ये इसी पर्वत श्रृंखला से, एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलकर मैक्सिको खाड़ी में जा रही है। ये वाली जो मैंने बोली है ये नदी है मैकडलना रिवर, और मैकडलना रिवर निकलकर एंडीज पर्वत श्रेणी के होती हुई उत्तर की ओर जाके गिरेगी मैक्सिको खाड़ी में, ठीक है। ये जो यहाँ तक का क्षेत्र है ये कोलंबिया का है, ठीक। यहाँ मैंने एक लाइन अगर नहीं खींची तो खींच देता हूँ। देखो यहाँ से एक लाइन जा रही है,
ये लाइन, ये भूमध्य रेखा है, इक्वाडोर भूमध्य रेखा। और आपने देखा है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है साल में सबसे अधिक समय तक सीधा रहता है। इस कारण से ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और इस महाद्वीप का सबसे अधिक वर्षा प्रभावित क्षेत्र भी। इस कारण इसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। मैंने बताया कोलंबियो, देखो ये जो स्थान है, इसी स्थान पर कैरोनी रिवर है और उस कैरोनी रिवर, ये जो दिखा रखी है ना मैंने आपको, ये वाली, ये है कोरोनी रिवर। और कोरोनी रिवर पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात विद्यमान है। 690 मीटर के आसपास उसकी हाइट है, याद रहेगा। ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, किस महाद्वीप पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर है। नदी है कोरोनी और जलप्रपात का नाम है एंजल जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखो ये पठार है, इसे गयाना का या गायना का पठार कहते हैं। यहाँ 5 या 7 पठार है इस महाद्वीप पर, लेकिन 3 फेमस है। एक ये गयाना का पठार, दूसरा ब्राज़ील का पठार और तीसरा पेंटागोनिया का पठार। अभी मैंने पर्वत की बात करी थी, 2 यहाँ ज्वालामुखी पर्वत भी है, उनकी बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल 3 पठार है जिस पे मैंने हाथ रखा है। गयाना का पठार, बिल्कुल मध्य में ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील का अधिकतम भाग इसी पठार पर विद्यमान है, ये इतना बड़ा है। और तीसरा आपका पेंटागोनिया का पठार जो नीचे मेरे हाथ के नीचे। 2 पठारी क्षेत्र यहाँ है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से फेवरेट नहीं तो मैंने भी छोड़ दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये गयाना के पठार के पास, ये कोरू है। और उसके अलावा ये आपका एक द्वीप है जो मार्जो द्वीप है। इसकी भूमिका ये है कि संसार की सबसे अधिक फ्लड, सबसे अधिक जल लेकर चलने वाली नदी इसी पर पड़ती है, अटलांटिक महासागर में आके मार्जो द्वीप पर। और मार्जो द्वीप से टकराकर जो सबसे फ्लड लेकर चलती है वो कौन सी नदी है? अमेजन नदी। तो यहाँ अमेजन नदी इस मार्जो द्वीप पर टकराती है और उसकी जलधारा 2 भागों में टूट जाती है। तो इसलिए कोरू द्वीप एग्जाम की दृष्टि से फेमस है। तो कहाँ से शुरू हो रही है अमेजन, ये देख लेते हैं। यहाँ आ जाओ वापस, ये जहाँ मैंने उंगली रखी है, ये जो मेरी उंगली के नीचे ये है टीटीकाका झील। ठीक है, और टीटीकाका के बगल में बिल्कुल रखी है, पास में है टोपू झील। और टीटीकाका और टोपू दोनों जुड़ी हुई है टेशागुआ नदी द्वारा। ये जो दोनों को बीच में कनेक्ट कर रही है ये है टेशागुआ नदी। तो ये टीटीकाका झील, ये टोपू झील और ये टेशागुआ नदी दोनों को जोड़ रही है। टीटीकाका से जुड़ा हुआ ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि टीटीकाका नौकायान की सबसे ऊंची झील है। ऐसी झील जिसमें नौकायन होता है प्रोफेशनली, जिसमें पर्यटकों के लिए नौकायन करा जाता है, वो सबसे ऊंची झील है टीटीकाका। इस टीटीकाका से निकलती है, देखो यहाँ से होती हुई ब्राज़ील क्षेत्र, कोलंबिया के क्षेत्र और ये सेल्वा के जंगल पड़ते हैं। इन सेल्वा के जंगल से होती हुई, यहाँ से बढ़ती हुई, यहाँ से होती हुई जाके गिरती है अटलांटिक महासागर में। 2 नदियाँ हमने पढ़ी है कौन सी? अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ी है हमने नील नदी, संसार की सबसे लंबी नदी है। और ये कौन सी नदी है? अमेजन। ये सबसे ज़्यादा जल अपने साथ लेकर चलती है। एक एक्सेप्टेड सवाल एग्जाम में आपको मिलेगा और पूछ सकता है कि संसार की ऐसी कौन सी नदी है जिसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदियां हैं। तो अमेजन ऐसी नदी है जिसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदी है। कितनी? 1100। अमेजन की 1100 सहायक नदियां हैं। देखिए 1100 से भी अधिक सहायक नदियां हैं। और सुनो, आपसे पूछ सकता है किस नदी का दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा नदी बेशन है? तो सबसे बड़ा जो नदी बेशन है वो अमेजन का है। जो प्रमुख नदियां हैं जो इसकी सहायक है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो उत्तर की ओर से निग्रो और ग्राको 2 नदियां हैं जो फेमस है
प्रमुख है। मैंने बताया 1100 नदी है ना, मेरे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल है और आपके लिए समझना 5-7 से ज़्यादा को। तो जो इंपॉर्टेंट है, उत्तर से निग्रो और ग्राको 2 नदियां हैं जो अमेजन की सहायक बनती है। निग्रो और ग्राको, याद करो, निग्रो और ग्राको। और दक्षिण की ओर से, दक्षिण की ओर से देखिए, आप याद कर लेना, पुरुष ने, एक पुरुष है, उसने मदिरा पी तो उसका ताप जो है वो ताप जोश में आ गया। जब उसका ताप जोश में आ गया तो वो फिजिके के पास पहुंचा और फिजिक्स जो फिजिका था या उसने उससे टोका टाकी की। याद रहेगा, एक पुरुष था, उसने मदिरा पी, मदिरा पीने से उसका ताप जो था जोश में आ गया, वो अपने फिजिक्स के पास पहुंचा और फिजिक्स ने उससे टोका टाकी की। इस आधार पर जो सबसे पहली फेमस नदी है वो पुरुष नदी है, सहायक नदी। उसके बाद मदिरा, दूसरी सहायक नदी, फिर तीसरी है तापाजोस, चौथी है फिजिगो और चौथी है टोकाटेस। इस तरफ की दक्षिण की 4 प्रमुख नदियां हैं जो अमेज़न को सहायक नदी के तौर पर कार्य करती हैं। इस कारण से देखो, मैंने कहा ये भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए साल भर वर्षा रहती है। दूसरा प्रमुख कारण है कि ये नदी हार्डली 50 फीट ऊंची है समुद्र तल से। इस कारण से ये नदी ना होकर महानदी है चौड़ाई के आधार पर। इसमें कितना भी नौकायन करो, कितने भी समुद्री जहाज आप इससे लेकर गुजरो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इतनी विशाल है चौड़ाई के आधार पर। फैक्ट क्या है? फैक्ट है बहुत अधिक सहायक नदियों का होना, साल भर वर्षा क्षेत्र में रहना, 2 कारण हो गया। तीसरा, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर न होना। इन 3 कारणों से ये जल का बहुत बड़ा फ्लड अपने साथ लेकर चलती है। समझ में आ गई बात? फेमस नदी आ गई, कहाँ कहाँ से गुजर रही है हमने बात कर ली, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये पोत है जो ब्राजील का फेमस पोत है, पारापोत। ब्राजील का 30 से 40% व्यापार जो है पारापोत से हो रहा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम। ये फेमस है सल्वाडोर। उसके अलावा ये आपने सुना होगा रियो डे जेनेरियो। ये कई विश्व की कई प्रमुख समितियों की मुख्य मीटिंग यहाँ हो चुकी है। इस कारण से ये करंट में भी और हाल फिलहाल के क्वेश्चनों में फेमस रहा है। आपसे पूछ सकता है किस महाद्वीप पर स्थित है, तो आप आसानी से बता दोगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर है। ये मैंने बताया था, ये पूरा का पूरा ब्राज़ील पठार और इस पर ब्राज़ील विद्यमान है। ब्राज़ील के विषय में ये कहा जाता है कि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देशों को छोड़कर बाकी संपूर्ण महाद्वीप को टच करता है, सारे देशों को छूता है। ठीक है, 2 देशों को छोड़ेगा और 2 देशों में आपका एक हो जाएगा कौन सा, चिली, और दूसरा हो जाएगा एकांकागुआ। इन 2 क्षेत्रों को छोड़ के संपूर्ण देशों को, सारे देशों को छू रहा है। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो अधिकतम देशों की सीमाओं को छू रहा है? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये मैंने बताया पेंटागोनिया का पठार है। इस तरफ की व्याख्या बाद में करेंगे, इस तरफ आ जाओ। आपसे पूछ सकता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो ये जो महाद्वीप से अलग मैंने दिखा रखा है, ये एक द्वीप है, इसका नाम है टेरा डेल फिगो। टेरा डेल फिगो। इस महाद्वीप पर अधिकार के लिए 2 देशों में लंबे समय तक विवाद चला। किस किस में? अर्जेंटीना में और चिली में। दोनों देशों ने इस पर अधिकार का प्रयास किया। फाइनली ये हुआ कि दोनों देशों का इस पर अधिकार हो गया। इसका जो दक्षिणतम क्षेत्र है वो किसके पास है? चिली के पास। और जो उत्तर क्षेत्र है वो अर्जेंटीना के पास है। समझ में आ रहा है? इनके बीच से ये ऐसे हो रहा है जैसे कोई जल संधि हो, जैसे कोई जल संधि हो। इसका नाम है मैग्नल जल संधि। क्यों? क्योंकि मिस्टर मैग्नल ने इसे डिवाइड किया था। क्लियर हो गया? इसके ठीक ऊपर ये एक आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड, और फॉकलैंड पर अधिकार है अर्जेंटीना का था। फिर अर्जेंटीना ने इस पर दबाव बनाया और अधिकार का प्रयास किया, तो यहाँ के लोगों ने समर्थन किसको कर दिया? यहाँ के लोगों ने समर्थन कर दिया ब्रिटेन को, और ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में चल रहा है फिलहाल फॉकलैंड। कारण अच्छी जन सुविधा, सारी चीज़ों का लाभ लेने के लिए इन्होंने अर्जेंटीना से पल्ला झाड़ लिया
और ब्रिटेन को समर्थन दे दिया। ब्रिटेन को यहाँ के आम जन का समर्थन मिलने के कारण फॉकलैंड जो है वो ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में चला गया। अगर दूरी के आधार पर देखें तो ये कहीं ना कहीं अर्जेंटीना के अधिकार में होना चाहिए था। ठीक है, अर्जेंटीना से एक सवाल आ जाता है कि अर्जेंटीना के पास विशेष घास के मैदान हैं जिन्हें पंपास कहा जाता है। ये जो जंगल है सेल्वा जंगल, इसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ऑक्सीजन हाउस कहा जाता है, सेल्वा का जंगल को। ऐसा क्यों है? आप देख रहे हैं कि ये साल भर वर्षा क्षेत्र से घिरा रहता है, इस कारण से इस क्षेत्र में घने जंगल है और इतने घने जंगल है कि वे इस पूरे महाद्वीप पर ऑक्सीजन सप्लाई का काम कर रहे हैं। इसलिए इस सेल्वा के जंगल को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ऑक्सीजन हाउस कहा जाता है। मैंने बताया यहाँ से पेरू, अर्जेंटीना और चिली तक फैला हुआ है। कौन सबसे लंबी पर्वत श्रेणी? कौन सी? एंडीज। हाँ, रोकिनी एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं ऊपर की ओर। यहाँ देखो, ये कोटोपेक्सी है और ये चिम्बोराजो। ये दो पर्वत श्रेणी है, कोटोपेक्सी पर्वत श्रेणी और चिम्बोराजो पर्वत श्रेणी। दोनों के दोनों ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी हैं। आपसे पूछ सकता है कोटोपेक्सी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की कैसी पर्वत श्रेणी है, तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी है। उसके साथ साथ चिम्बोराजो भी एक पर्वत श्रेणी है। ये आपका आपने बताया एंडीज पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणी के ये आपका हो गया हिस्सा पश्चिम और ऊपर का हिस्सा होगा दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम में कामागाटामारू जो है वो हो गया रेगिस्तान। ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया। एक छोरी है वो ये कहती है कि विश्व के अधिकतम रेगिस्तान जो है उन महाद्वीपों के पश्चिम क्षेत्र में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हो, चाहे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप का हो। जलवायु की ऐसी आदर्श स्थिति बनती है कि मैक्सिमम जो है या तो भूमध्य रेखा के पास मिलेंगे या फिर पश्चिम में मिलेंगे। तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कामागाटामारू जो है रेगिस्तान, आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ स्थित है। और इसके अलावा मैंने आपसे यहाँ से बात की थी कोलंबिया। कोलंबिया मैंने कहा था कि कोलंबिया अपने आप में एक पठारी क्षेत्र या उसके आसपास है। ध्यान से देखो, कोलंबिया अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा के पास है, लेकिन कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसका साल भर मौसम वसंत ऋतु का रहता है। और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को अगर ठीक से पढ़े तो जो कंट्री भूमध्य रेखा के पास होंगे वो कैसे होंगे? उष्ण, अति उष्ण होंगे। वहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, फिर वर्षा होगी। तो ऐसा क्या है कोलंबिया के पास कि उसका मौसम जो है पूरे साल वसंत का रहता है? इसका फैक्ट है इसके पीछे इसका हिल एरिया पर होना। ये पूरा का पूरा जो देश है ये एक पहाड़ी क्षेत्र पर बसा हुआ है, पहाड़ियों पर। इसकी राजधानी विश्व की औसत ऊंचाई वाली पहाड़ी पर बसी हुई राजधानियों में से एक है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि कोलंबिया का मौसम किस कारण से? ऊंचाई के कारण। मैंने आपको बताया कि जैसे पृथ्वी तल से 32 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री, सॉरी 32 नहीं, 600 मीटर ऊपर जाने पर, 32 मीटर जमीन के नीचे जाने पर, ठीक है, टेम्परेचर जो है 1 डिग्री कम हो जाएगा। तो पहाड़ी क्षेत्र में जाने के कारण वहाँ टेम्परेचर कम हो गया और टेम्परेचर कम होने के कारण कोलंबिया ऐसा देश बना जो साल के साल जो है ठंडा रहता है। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये वाला क्षेत्र किससे भरा हुआ था? वोल्केनो से, ज्वालामुखी से भरा हुआ था। ऐसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी ये वाला क्षेत्र जो है वो ज्वालामुखी से भरा हुआ है, जो कंप्लीट कर रहा है प्रशांत के रिंग्स ऑफ फायर को। इसके पास क्षेत्र में बहुत सारे समुद्र और स्थल के साथ अटैच ज्वालामुखी है, इस कारण से ये एक रिंग्स ऑफ फायर को बना रहा है। पेरू के ठीक पास मिस्टर हम्बोल्ट ने रिसर्च करा और यहाँ पाया कि दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हुई ठंडी जलधाराओं को, और जिनका नाम रखा गया हम्बोल्ट करंट। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैंने ठंडी जलधाराएं पढ़ाई थी आपको, ठीक है, ध्यान देना। वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में स्थित थी। यहाँ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में पेरू के तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हुई ठंडी जलधाराएं हैं, जिन्हें कहा जाता है हम्बोल्ट जलधारा।
ठीक है, आप देख रहे ये आपका कौन सी एंडीज पर्वत श्रेणी है, और एंडीज पर्वत श्रेणी को अर्जेंटीना और पेरू इन दोनों के बीच में एक गैप बना हुआ था। उस गैप को आने जाने के मार्ग को जोड़ने के लिए एक दर्रा इन दोनों के बीच में है, और उस दर्रे का नाम है उस पलाटा दर्रा। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है डाटा तुम्हें याद रहने में दिक्कत हो, लेकिन कोशिश करना कि डाटा तुम्हें धीरे धीरे याद हो जाए। ये एकांकागुआ, यहाँ ये पर्वत एकांकागुआ का पर्वत हो गया आपका, और उसके अलावा ये उरुग्वे हो गया। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में हम डिस्कस लगभग सबके विषय में कर चुके हैं। कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। फैक्ट क्या है? उसके लगभग 40% भाग से होकर निकल रही है भूमध्य रेखा, और फिर मकर रेखा बचे हुए क्षेत्र को कवर करती है। इस कारण से उष्ण जलवायु होने के कारण सबसे अधिक आर्द्र है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम बात कर चुके माउंट एकांकागुआ के बारे में। अब बात करते हैं, आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ऐसे कौन कौन से देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। आपने देखा, हमने पढ़ा था अफ्रीका महाद्वीप में ये टॉपिक यहाँ से भी आ सकता है कि ऐसे कौन कौन से देश है। तो दो देश तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इक्वाडोर और ब्राज़ील। ठीक है, सिंपल है, आप याद रख लोगे इक्वाडोर और ब्राज़ील, और तीसरा आप याद रख लियो कोलंबिया। 3 ही कंट्री है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो स्थित है भूमध्य रेखा पर, एक इक्वाडोर, एक कोलंबिया और तीसरा ब्राज़ील। आपसे पूछ सकता है टीटीकाका झील की ऊंचाई। टीटीकाका झील मैंने आपको दिखाई 3811 मीटर। आपसे पूछ सकता है किस देश में विद्यमान है, तो ये पेरू में। एग्जैक्टली तो ये 2 देशों की सीमा पर है, पेरू और अर्जेंटीना 2 कंट्री की सीमा पर स्थित है। पेरू और अर्जेंटीना 2 कंट्री की सीमा पर। शेल्वा जो है इस महाद्वीप का सबसे अधिक वर्षा प्रभावित क्षेत्र है, मैं डिस्कस कर चुका। यहाँ से हाँ, झील की लंबाई नहीं, ऊंचाई ही एक्सेप्टेड क्वेश्चन में है, वो मैंने बताई थी जब आप पीछे बात कर रहे तब मैंने उसके बारे में बात कर ली थी। मैंने बताया था 3811। अब मैं बात कर रहा था सेल्वाशा। आपसे पूछ सकता है सेल्वाशा जंगल से सेल्वा लकड़ी मिलती है जो भार में हल्की और मजबूत लकड़ी मानी जाती है। तो आपसे पूछ सकता है, एक सवाल तो आपसे ये बनेगा कि सेल्वा लकड़ी किस महाद्वीप से पाई जाती है, और अगर स्थान पूछ ले तो सेल्वाशा लकड़ी जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सेल्वा के जंगलों से पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया आपको पंपास, इसी महाद्वीप पर पंपास जो है घास के मैदान है जो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। उसके अलावा आपसे यहाँ से एक सवाल बन सकता है फजेंडा जो है ब्राज़ील में कैवा के विशेष बाग लगाए जाते हैं। उन बागों के लिए जो पद्धति होती है और जो बाग में पेड़ खड़े होते हैं उनके सम्मिलित रूप को हम फजेंडा कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप कैवा के बाग कह सकते हो। कैवा के बागों को जो है फजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में। उसके अलावा एक फेमस चुकी कामामाता खान है जो लगभग 3000 फीट पर है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर। पूछ सकता है, ये तांबे की खान है। चुकी कामामाता ब्राज़ील में पड़ती है। चुकी कामामाता जो खान है ये तांबे की प्रसिद्ध खान है ब्राज़ील की। और बच्चों यहाँ से आपसे पूछ सकता है ब्राज़ील और उसके अलावा अर्जेंटीना द्वारा उत्पादित चीज़ें। मैंने आपको बताया था कि ब्राज़ील यहाँ से फेमस है। ब्राज़ील कैवा, कॉफ़ी और चीनी, इन 3 तत्वों को उत्पादित करने में विश्व में महती भूमिका रखता है। ब्राज़ील ये चीनी, कैवा, कॉफ़ी में दूसरे नंबर पर पड़ता है ब्राज़ील। चीनी में भी दूसरे और तीसरे नंबर पर रहता है ब्राज़ील। ठीक है, कॉफ़ी में भी पहले और दूसरे नंबर पे ब्राज़ील रहता है। अगर आप डाटे को एनालिसिस करेंगे तो उसके आधार पर पाएंगे कि ब्राज़ील कभी कभी पहले पर और कभी कभी दूसरे पर। जो कोको है, कोको को उत्पादित करने में ब्राज़ील विश्व में नंबर 1 है।
को उत्पादित करने में, तत्व है ये भी एक खाद्य पदार्थ है। उसे उत्पादित करने पहले नंबर पे हैं सोयाबीन। उत्पादित करने में इस महाद्वीप पर सोयाबीन उत्पादित करने में पहले स्थान पर है। ध्यान रखना, पूरी दुनिया में सोयाबीन उत्पादित करने में पहले नंबर पे कौन है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर सोयाबीन उत्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुव्यात्र मात्रा में उगाता है और उसके साथ साथ वो उगाता है, खुद वो कर रहा है, उत्खनन कर रहा है मैग्नीज का। और मैग्नीज उत्पादित करने में जो ब्राज़ील है वो विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तीसरे स्थान पर है मैग्नीज उत्पादित करने पे। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना लोहा, कोयला, इनके उत्पादन में बेहद फेमस है। आपसे पूछ सकता है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा सीमा बाधित क्षेत्र, तो बोलीविया है। स्थल अवरुद्ध, आपसे पूछ सकता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का स्थल अवरुद्ध देश, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है बोलीविया। इस गैस रिलीज कर रहा है, इस मरुस्थल से नेचुरली एक विशेष गैस रिलीज होती रहती है और उस विशेष गैस का नाम है नाइट्रेट। तो आपसे पूछ सकता है कि आटाकामा मरुस्थल से कौन सी गैस रिलीज होती है, तो नाइट्रेट गैस रिलीज होती है। करता हूँ कि लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आपने वीडियो ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।